आज हम डिस्कस करेंगे योगा के अनुसार कौन सा फूड हेल्दी है और कौन सा फूड इतना हेल्दी नहीं है। देखो, जब आप योगा के टर्म्स में बात करते हो तो हम फूड को प्राणिक फूड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो फूड जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्राण हो। अब एक छोटी सी एक कहानी सोच सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऑन्ड्रे साइमनटॉन नाम के एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। उनका जन्म 1893 में हुआ था और 1983 में उनका देहांत हुआ था। तो आप गूगल में देख लेना, मैं नाम डाल दूंगा, ऑन्ड्रे साइमनटॉन। वो थोड़ा ये फ्रेंच है। तो उन्होंने फूड एक्सपेरिमेंट किया था, फूड का एक्सपेरिमेंट, कि कौन सा फूड में ज्यादा वाइटलिटी है, मींस आपको बहुत एनर्जेटिक फील हो, अच्छा फील हो, तो कौन सा फूड में ज्यादा वाइटलिटी है। तो इन्होंने उसकी एक बुक लिखी थी, रेडियो वाइटलिटी डैश एलिमो। अब इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, रेडियो वाइटलिटी ऑफ फूड्स। ठीक है। अब इनका मानना क्या था कि जो भी फूड है, ठीक है, हर फूड एक रेडिएशन एमिट करता है, यानी हर फूड का एक रेडिएशन एमिट होता है। अगर आप प्राणायाम के ध्यान में जाओगे या योगिक साइंस में जाओगे तो कोशास होते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी कि अनन्मया कोश, प्राणायामा कोश, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, हर फूड का एक रेडिएशन होता है। ठीक है। उस रेडिएशन के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा फूड हमारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है और कौन सा फूड नहीं है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में एक पेंडुलम था, फूड को पेंडुलम के प्रेजेंस में रखा गया। तो फूड के अकॉर्डिंग पेंडुलम का जो रोटेशन था वो चेंज हो जाता था, यानी जो ज्यादा प्राणिक फूड है उसमें रोटेशन ज्यादा थे, और जो फूड में कम प्राण है उसमें रोटेशन कम थे, और जिस फूड में प्राण ना के बराबर हैं तो उस फूड में आपका रोटेशन था ही नहीं। ठीक है। अब इसको उन्होंने जो टर्म्स यूज किया, जैसे हर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस को आप किस में नापते हो, किलोमीटर में, मीटर में। स्पीड को किस में नापते हो, तो समझ गए। इसी तरीके से आपके कौन सा फूड ज्यादा हेल्दी है, तो उन्होंने यूनिट करी एंगस्ट्रॉम्स, यूनिट उन्होंने यूज करी कि जिस फूड में जितना ज्यादा एंगस्ट्रॉम्स होगा वो उतना हेल्दी होगा। अब उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, यानी ताजी फल, ताजी सब्जी, रॉ, होल ग्रेन, यानी चना होल ग्रेन, प्रोसेस्ड नहीं हो, होल ग्रेन, ऑलिव ऑयल, ओशन फिश, जो फिश होती है लाइव फिश, शेल फिश, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम आपका प्राण थे। यानी इसकी रेंज थी 10,000 एंगस्ट्रॉम हाईएस्ट था, और लोअर था 3,000 से कम, और जीरो बोल लो तो बिल्कुल लोअर। तो इसमें फ्रेश फ्रूट था, वेजिटेबल्स था, होल ग्रेन्स थे, ऑलिव ऑयल था, ओशन फिश था, सेल फिश था। इसमें 6,500 टू 10,000 एंगस्ट्रॉम उसकी यूनिट आई थी। यानी वो आप उसको मान लो कि कोई भी फूड है वो एक वेव, एक रेडियो एमिट कर रहा है। ठीक है। अब पेंडुलम उसके इंटरेक्शन में आया तो पेंडुलम रोटेट करने लग गया। उस टाइप का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आप गूगल में सर्च करना, इनका नाम ऑन्ड्रे साइमनस्टन, और उनका रेडियो वाइटलिटी डैश एलिमो, रेडियो वाइटलिटी ऑफ फूड्स। अब एग का, पीनट ऑयल का, वाइन का, बॉइल्ड वेजिटेबल्स का, केन शुगर और कुक्ड फिश, ठीक है, उसका यूनिट कम हो गया। यानी उसमें प्राण कंपैरेटिवली फ्रेश फ्रूट से ज्यादा कम थे। उसकी रेंज थी 3,000 से 3,000 टू 600 500 एंगस्ट्रॉम। यानी आपके जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, होल ग्रेन थे, ओशन फिश थी, उसका था 6,500 टू 10,000। जहां वो कुक्ड फिश हो गई, एग हो गया, पीनट ऑयल हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गए,
तो उसका 3000 टू 6500 एंगस्ट्रॉम था। अब कुक्ड मीट, सॉसेज, जो चिकन सॉसेज ये वगैरह आता है, कॉफी, टी, चॉकलेट, जैम, व्हाइट ब्रेड, उसका 3000 से भी कम यूनिट्स थे। अब आपका स्प्रिट आ गया, स्प्रिट बोले तो एल्कोहल, ब्लीच्ड फ्लोर यानी मैदा, उसमें 0 लाइफ फोर्स था। तो उनका ये एक्सपेरिमेंट था। ऑलरेडी इसका आप गूगल में सर्च करोगे तो सारी चीज मिल जाएगी। तो यहां से एक कंक्लूजन आया कि हमें किस टाइप का फूड खाना चाहिए और नहीं, मगर बहुत सारे सवाल भी पैदा हो गए। अब मैं चना, अगर मेरा चना है, यानी चना का मैक्सिमम 6500 टू 10,000 एंगस्ट्रॉम होगा, पर मैं कच्चा चना तो खा नहीं सकता, मुझे नुकसान कर देगा। प्राण है उसमें, हाई प्राणिक फूड है, मगर मैं उसको खा नहीं सकता, नहीं तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कच्चा मैं कैसे खाऊंगा? दिमाग में सवाल आया। कच्चा गेहूं खा सकते हैं क्या? तो हमको यानी अपनी थाली इस तरीके से रखनी चाहिए कि हम कच्चा क्या क्या खा सकते हैं। हम कच्चा गाजर खा सकते हैं, कच्ची ककड़ी खा सकते हैं, कच्चा आपका सैलड खा सकते हैं। सैलड सारे कच्चे होते हैं, फल हमारे कच्चे होते हैं। तो हमारा फूड का कंपोजिशन इस तरीके से हो, उसमें फ्रूट्स और सैलड हो। आपका रोटी होगी, रोटी प्रोसेस्ड है, यानी रोटी पहले गेहूं हुआ, गेहूं से आटा बना, फिर और प्रोसेस होकर आपकी रोटी बन गई। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें प्राण कम होंगे, मगर रोटी इजी डाइजेस्टेबल भी है एज कंपेयर टू गेहूं, ये भी हमको सोचना है। ठीक है, जो भी कुक्ड फूड होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये भी हमको सोचना है। तो हमको ये नहीं है कि एक अंधविश्वास कर ले कि उनका थ्योरी सही थी, उनका एक्सपेरिमेंट अच्छा था, मगर क्या मैं कच्चा ग्रेन खा लूंगा? रॉ नहीं खा सकता, उसमें हाई प्राण है मगर नहीं खा सकता, मुझे बॉयल करना ही पड़ेगा या मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे रोटी बनानी पड़ेगी। तो इनकी भी थ्योरी ठीक है। तो हम अपनी थाली को इस तरीके से सजाएं, उसमें कुक्ड भी हो, साथ में रॉ भी हो। रॉ इन द सेंस क्या, सैलड रॉ है, खीरा रॉ है, कुकुम्बर रॉ है, टमाटर रॉ है, सैलड बना लो, फ्रूट्स ले लो। तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारा एक अच्छा डाइट प्लान बन सकता है। अच्छा, अब दूसरा कि एक सवाल सबके लिए, योगा किसकी देन है? भारत भूमि की। मगर ये रिसर्च हुई, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट कहां हुआ? ये एक्सपेरिमेंट फ्रांस में हुआ कहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, ये फ्रेंच इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। अब हमारे भगवत गीता में फूड की कैटेगरी 3 पार्ट में डिवाइड कर दी गई, सात्विक, तामसिक, राजसिक। सात्विक बोले जो ज्यादा प्राण एमिट करती है, राजसिक बोले वो थोड़ा कम करती है, तामसिक बोले जो ना के बराबर करती है। तो देखो हमारे भगवत गीता में कितने सालों पहले लिखा हुआ था, और वो एक्सपेरिमेंट इंडिया में ना होके वो एक्सपेरिमेंट विदेश होता है। उसमें कमी किसकी है? कमी हमारी है, क्योंकि हमने रिसर्च पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम, हमारा खुद का जो योग है भारत भूमि की देन है, आज लोगों का ट्रस्ट क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि आप पे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, आपने उस पर रिसर्च नहीं करी। वो तो हमारे जो गुरुजन थे, हमारे योगी थे, उनका योगदान है, मगर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। आज की जनरेशन इतनी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, इतना स्ट्रेस, और उनके पास टूल था योगा अपने आप को ठीक करने का, मगर हमने उस टूल पर रिसर्च नहीं करी और हम बड़ी बड़ी बात करते। तो ये सोचने का विषय है। इंडिया में रिसर्च सेंटर होना चाहिए हर चीज। योगा बहुत पावरफुल चीज है, अगर योगा में ही रिसर्च होती तो आज हम क्वांटम फिजिक्स में भी रिसर्च कर सकते थे, मगर अफसोस हम अपने अपनी ही चीजों में रिसर्च नहीं करी। हमारे वेदों में, हमारे योग साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जो एक नेशन को डेवलप्ड बना सकती है। अब सोचिए, जब मैं छोटा था, जब भी इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, आज भी इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कब डेवलप्ड होगी? जब रिसर्च सेंटर्स होंगे, हर चीज के रिसर्च सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो आप ये प्राणिक फूड की कैटेगरी समझ गए होंगे। अब हमारे क्या कर सके, बिहार स्कूल ऑफ योगा ने इतनी बुक्स लिखी हैं, मगर इतनी बुक्स लिखी हैं, मेरी नॉलेज में 80% बिहार स्कूल ऑफ योगा की बुक्स पे ही मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं, और उस पे अपना मंथन करते हैं, विचार ग्राइंडिंग करते हैं, जब एक कंक्लूजन निकाल के लाते हैं। अच्छा, अब ये तो पता पड़ गया हमें किस टाइप का फूड खाना चाहिए। एक चीज मैंने पुरानी वीडियो में बनाई थी
कि सबसे ज्यादा प्राण हमारा ब्रेन यूज करता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा प्राण 80% मान लो, कि आप आपको मैक्सिमम अमाउंट मान लो जो प्राण हमारा ब्रेन यूज करता है। जब ब्रेन को सफिशिएंट प्राण नहीं मिलते हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि फूड से आप एक अमाउंट ऑफ प्राण तो ले सकते हो, मगर आपको ओपन एरिया में बैठना होगा जहां आपका एक वायुमंडल अच्छा हो। वो बाई डिफॉल्ट अच्छा प्राण देता है आपको। आपने कभी देखा होगा जो पुराने टाइम में लोग मेडिटेशन करते थे वो पेड़ के नीचे करते थे, उसका कोई रीजन तो होगा ना। क्यों? जहां आपका समुद्री एरिया हो, या आपका जहां लेक हो, झरना हो, साफ सुथरा झरना, आपका अच्छे पहाड़ हो, हाइट हो, वहां आपके हाईएस्ट प्राण होते हैं। अब इसको साइंस से हम कैसे जोड़ सकते हैं? एक्सपेरिमेंट के दौरान आप गूगल में सर्च कर लेना, जहां नेगेटिव आयंस आयंस होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज्ड आयंस, जहां नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं वहां का वायुमंडल ज्यादा अच्छा होता है, हमारे लिए हेल्दी होता है। पहाड़ों में नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे, नदी किनारे नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे, जंगल में नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे। इसलिए पहाड़ों के साथ खिलवाड़ ना हो, नदी के साथ खिलवाड़ ना हो, झरनों के साथ खिलवाड़ ना हो। हर किसी चीज को डिफॉरेस्टेशन करेंगे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप नेगेटिव आयंस जहां ज्यादा है, आप साइंटिफिक आप इसके प्रमाण आप अपना गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये सब रिसर्च वर्क है। तो नेगेटिव आयंस जहां ज्यादा होंगे वहां आपका प्राणिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी नेगेटिव आयंस आर प्रोपोर्शनल टू प्राणिक एनर्जी। तो एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट था 2023 में, 2023 में कुछ साइंटिफिक रिसर्च हुई थी। तो जो फॉरेस्ट है उसमें 900 से अराउंड 50,000 नेगेटिव आयंस थे, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। जहां वाटरफॉल है, स्ट्रीम है, वहां 10,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इतने वॉल्यूम में आपके 10,000 नेगेटिव आयंस। जहां अर्बन एरिया है, जो मान लो सिटी है, उसमें आप आर्टिफिशियल गार्डन बना लेते हो, वहां 150 से 700। अब देखिए कहां 50,000, कहां 10,000, कहां 150 से 700। और जहां ट्रैफिक एरिया होता है, जहां भीड़ होती है, वहां 200 से 300 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यानी आप देखिए, जो आपका पहाड़ है, जो आपका हिल स्टेशन है, और वहां से आप आके एक सिटी में आ जाओ, आपके आयंस कितने डिक्रीज हो जाते हैं। यानी इसीलिए जो भी लोग पहले योगा ध्यान करने आते थे वो हिली एरिया में जाते थे, क्योंकि वहां की वायुमंडल अच्छा होगा, आपके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा अच्छे होंगे। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम वृक्ष रोपण करें। ये कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब बढ़ रहा है, तो उसमें वृक्ष जो काटे जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। बेंगलोर इतना सुंदर शहर, किसी टाइम में यहाँ बहुत सारे ट्रीज थे, डिफॉरेस्टेशन हो गया। आंध्रा में डिफॉरेस्टेशन हो गया, उत्तराखंड में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको नुकसान करेगा, और आप खुद, हम सब देखेंगे उसका। मुझे पहले लगता था कि बड़े शहरों में एंजाइटी ज्यादा होती है, स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि वर्क प्रेशर, वर्कलोड, आदमी सोशली एक्टिव नहीं हो पाता। मगर मैंने ऐसे ही एक रील डाल दी थी कि योगा से एंजाइटी दूर होगी, क्योंकि मैं अपनी थीसिस कर रहा था। मुझे इतने लोगों की फोन आए, इतने कॉल आए, और कोई भी आदमी बड़े शहर का नहीं है। छोटे शहर, वेस्ट बंगाल के छोटे शहर, यूपी के छोटे शहर, महाराष्ट्र का कोई छोटा शहर, यानी एंजाइटी, डिप्रेशन हर घर में पहुंच चुका है। इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ना हो, हमारे आने वाली नस्ल को ना हो, हमारे बच्चों को ना हो, तो घर घर ध्यान, घर घर योगा और वायुमंडल का शुद्धिकरण बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। अब यहां तक एक रिसर्च के अकॉर्डिंग चीजें हो गई, तो कोशिश करें कि हम सनलाइट लें, कोशिश करें कि हम ओपन एरिया में कुछ टाइम बिताएं, घर के अंदर वेंटिलेशन हो। अब क्या लाइफस्टाइल क्या हो गई है, आदमी पिज्जा बर्गर खा रहा है, खाए, मैं अगेंस्ट नहीं हूं,
अगर मैं अगेंस्ट रहूंगा तो मैं कभी रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। रिसर्च के लिए न्यूट्रल होना जरूरी है। मैं भी पिज्जा खाता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता, मगर अपनी डाइट अकॉर्डिंगली बैलेंस कर ले। ठीक है, यानी आप कुकुम्बर भी खा लो, कैरेट भी खा लो, रोटी आप रोटी के फॉर्म में खाओगे, प्रोसेस्ड, आप पे कोई ऑप्शन नहीं है। चावल को आप कुक करके खाओगे, आप पे ऑप्शन नहीं है। मगर आप अपनी डाइट बैलेंस कर सकते हो इसके हिसाब से जो आपको बता दिया। ठीक है, और कोशिश करें जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ओपन एरिया में करें। सुबह के टाइम में नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज पे हम कोशिश करें तो हमको फायदा मिलेगा। और जितना हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे हमारा ब्रेन उतना स्ट्रांग बनेगा, एंजाइटी डिप्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आपका मेडिटेशन में भी बहुत हेल्प मिलती है उससे। हठ योगा प्रदीपिका, ये सब हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने जो लिखा है, स्वामी जियों ने लिखा है, वो पूरा उनका रिसर्च थी। बल्कि आज तो हमारे पास चैट जीपीटी है, एआई है, बहुत सारे मीडियम है रिसर्च करने के लिए, इंटरनेट है। जब स्वामी सत्यानंद सारस्वत जी ने, स्वामी निरंजनानंद सारस्वत जी ने, स्वामी शिवानंद सारस्वत जी ने सब बुक्स लिखी होंगी, उस टाइम तो उन पे गूगल भी नहीं होगा कि वो एविडेंस लेकर आए। जैसे हम अभी मैं खुद गूगल में सर्च कर रहा था, ऑन्ड्रे सैमंटन जो फ्रेंच इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, तो गूगल ने मुझे तुरंत बता दिया। जब ये बुक्स लिखी होंगी उस टाइम तो ये इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो इनका एफर्ट कितना था। आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमको इतना एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। रिसर्च करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सीखने के लिए हमसे संपर्क करो। हम आपको तरह तरह छोटे छोटे टिप्स बता देंगे, आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रिसर्च सेंटर।